नमस्कार। प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावल। आरक्षण के लिए प्रदेश में जारी जाट आंदोलन का चौथा दिन भी शांतिपूर्ण तरीके से बीता, लेकिन धरने को लेकर जाटों के गुट बटे हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा में धरने से खापों के हाथ खींचने के बाद ज्यादा तादाद में जाट धरना स्थल पर इकट्ठा नहीं हो रहे, लेकिन जो जाट नेता धरना नहीं दे रहे उनकी बयानबाजी का दौर जारी है। जाट समुदाय के दो बड़े धड़े कोर्ट में मामले को लेकर बटे दिख रहे हैं, तो वहीं आरक्षण की आड़ में चेहरा चमकाने की कोशिश भी हो रही है। इस तरह के आरोप भी लग रहे हैं। बीजेपी की तरफ से आरोप लगा कि यूपी के जाट नेता यशपाल मलिक हरियाणा में धरने की अगुवाई कर रहे हैं। धरने में हरियाणा के बाहरी जाट नेताओं के दखल के बाद सियासत गर्मा गई है। वहीं कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने यशपाल मलिक पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद सवाल यही खड़ा होता है कि क्या आरक्षण आंदोलन के आश्रय जाट नेता राजनीति चमकाने में जुटे हैं। सवाल यह भी बड़ा है कि आरक्षण को लेकर हरियाणा यूपी के जाट नेता आमने सामने क्यों है। क्या खुद को चमकाने की सचमुच कोशिश है। जब कोर्ट से आरक्षण लेना है तो सड़क का रास्ता क्यों, यह भी सवाल उठता है। आखिर दबाव बनाकर क्या फायदा होगा। इन्हीं तमाम सवालों पर एक खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डालते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि आरक्षण को लेकर हरियाणा यूपी के जाट नेता आमने सामने क्यों है, यह पहला बड़ा सवाल। दूसरे बड़े सवाल की अगर बात करें तो दूसरा बड़ा सवाल, क्या खुद को चमकाने के लिए आरक्षण पर राजनीति हो रही है। तीसरे बड़े सवाल की अगर बात करें जो आज बड़ी बहस में उठ रहा है वो ये कि जब कोर्ट से आरक्षण लेना है तो सड़क का रास्ता क्यों अख्तियार किया गया। और ये तमाम सवाल रहकर आज बड़ी बहस में उठेंगे। इन तमाम सवालों का जवाब लेने की कोशिश और एक अहम सवाल कि आखिर दबाव बनाकर क्या फायदा होगा। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि यशपाल मलिक धरने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं और इसे लेकर कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा ने यशपाल मलिक पर क्या निशाना साधा है। फरवरी को केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ था, उसके बावजूद भी वहाँ जाटों पर अत्याचार इस तरह जारी है कि जिस तरह से हम कहीं दूसरे देश से आए हुए लोग हों। और उस तरह के अत्याचार का विरोध करने के लिए आज से उत्तर प्रदेश में भी धरने प्रदर्शन की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में 30 जून तक ये आंदोलन चलेगा और हर रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले पे इसी तरह के धरने प्रदर्शन होंगे। कि कोई आदमी यूपी का चुनाव और हरियाणा के भोले भाले लोगों को लेकर के यूपी में कोई आदमी चुनाव लड़ना चाहता है। अब यशपाल मलिक हैं जो हरियाणा में आग लगाने की कोशिश किया। तो वही धरने को लेकर बाकी जाट नेता किस तरह अलग अलग बयानबाजी कर रहे हैं, जरा ये भी सुन लीजिए। ये तो जरूरी नहीं कि भाई कोर्ट ने कह दिया था हम अपना अधिकार ही नहीं मांगा। नहीं अधिकार मांगो बात तो है कि एक कोर्ट अगर हमारे खिलाफ फैसला करती है हम अगली कोर्ट में जाएंगे, उसके अगली में जाएंगे, सवाल ये है कि प्रेशर ग्रुप भी बनाएंगे, जलसे भी करेंगे, जुलूस भी करेंगे। इस बात हम अपने अधिकार के लिए शांतिपूर्वक हर हथकंडा अपनाएंगे। हम 13 तारीख इंतजार कर रहे हैं जी। तो आपने सुना कि किस तरह से तमाम जाट नेताओं ने अपने अपने तरीके से बयानबाजी की। हवा सिंह सांगवान साहब का यह कहना था, वो किसी तकनीकी खामी की वजह से आप तक पूरा बयान उनका हम नहीं सुना पाए, लेकिन उनका यह कहना था कि हम कोर्ट में हैं और कोर्ट के फैसले का भी हमें इंतजार रहेगा। तो बहरहाल इन तमाम सवालों और इन तमाम बयानों के बीच आज की बड़ी बहस की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ मोहम्मद बिलाल साहब जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता हैं। बिलाल साहब आपका स्वागत है। इसके अलावा मनीष सांगवान हमारे साथ जुड़े हैं, सांगवान गुट से हैं, जाट नेता है। मनीष आपका भी स्वागत है। इसके अलावा अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रोहताश हुड्डा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली स्टूडियो से। हुड्डा साहब आपका भी स्वागत है। और चंडीगढ़ से भी हमारे साथ आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। रविंद्र ढुल साहब आपका भी स्वागत है। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले रोहताश हुड्डा साहब आपसे करेंगे। रोहताश हुड्डा साहब, धरने का चौथा दिन, और लेकिन इस चौथे दिन जो सवाल आज हमने उठाया कि ठीक है हम ये मानते हैं कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए, ये तमाम सियासी पार्टियां कह रही हैं, प्रदेश की सरकार भी कह रही है, यानी ये मांग जायज है। चलिए ठीक है,
धरना प्रदर्शन करना लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन अब इस धरने प्रदर्शन का, आपके इस धरने प्रदर्शन की क्या सार्थकता, कब तक ये जारी रहेगा, आपकी रणनीति? देखिए, मैं कई दिन से आपके टीवी चैनल पर ये देख रहा हूँ कि भाई जो कोर्ट के अधीन मामला है तो ये धरना प्रदर्शन, ये दबाव बनाने की राजनीति क्यों? मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। हमारा जो आंदोलन है ये हरियाणा के आरक्षण के लिए आंदोलन नहीं हो रहा है जी। हमारी इस मामले में तो ये सरकार से विनती है कि आप कोर्ट में अच्छी तरह से इसकी पैरवी कीजिए। ठीक है। हमारा सबसे मुख्य विषय जो इस मामले में है, जो शहीद हुए हैं भाई इस आंदोलन के दौरान और दोषी अधिकारियों ने सीधा गोली का इस्तेमाल किया है, उन लोगों को मुआवजा मिले और उनके आश्रितों को नौकरी मिले। दूसरी, जो निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठूस रखा है, वो जेलों से बाहर आए, तत्काल उनको रिहा किया जाए और सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। और सेंट्रल लेवल पर जो कमेटी बनाई गई थी 22 फरवरी को, जो समझौता हुआ था राजनाथ सिंह जी के साथ कि भाई वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, तो आज तक उसकी एक मीटिंग भी नहीं हुई है। तो सेंटर में आरक्षण देने के लिए कितनी गंभीर है ये केंद्र सरकार, इस बात के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। रही बात रामविलास शर्मा जी के बयान की, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, रामविलास शर्मा जी से, यहाँ बीजेपी के मेरे प्रतिनिधि अरुण जेटली जी आए हैं, उन्होंने कहा भाई यशपाल मलिक जी उत्तर प्रदेश के हैं और ये हरियाणा में आकर राजनीति करते हैं। मोदी साहब गुजरात से हैं, गुजरात के सीएम रहे, वो गुजरात से जाकर बनारस के अंदर चुनाव लड़ते हैं, वो भी भारी हुए। इसी प्रकार से बीजेपी के जो अध्यक्ष अमित शाह, वो गुजरात से हैं, लेकिन वो पूरे प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देश के। इसी प्रकार जितने भी स्टेटों में जाट रहता है देश के अंदर, यशपाल मलिक जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी भी स्टेट में जाकर धरने प्रदर्शन कर सकते हैं। वो किसी न किसी स्टेट से तो होगा ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है हुड्डा साहब, आपने अपनी बात कही कि ठीक है साहब, वैसे तो कोई भी कहीं से चुनाव लड़ लेता है तो ये बाहरी भीतरी वाले सवाल नहीं उठने चाहिए, ये आपका कहना है। यह क्षेत्रवाद की राजनीति कर रही है बीजेपी। जी, हमारे साथ मनीष सांगवान यहाँ पर मौजूद है, जाट नेता है सांगवान गुट से। मनीष, आपका क्या कहना है? क्या आपका जो संगठन है, क्या इन तमाम जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं उनको इनका आपका समर्थन हासिल है? क्या आप इसे ठीक मानते हैं या गलत मानते हैं? इससे पहले मैं माफी के साथ एक और मेहमान भी हमारे साथ, सुखवीर सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं चंडीगढ़ से। हुड्डा साहब, आपका भी स्वागत है। माफी चाहूंगा, आपको इंट्रोड्यूस नहीं करवा पाया था, लेकिन जी आप अपनी बात करें। मनीष जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के समक्ष ये मुद्दा है और तो इस समय हमें ये देता है कि हमें इस समय कोई आंदोलन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैटर सब जुडिस है, तो हमें कोर्ट का फैसले का इंतज़ार करना चाहिए। और हम चाहते हैं हरियाणा सरकार इसका पक्ष ढंग से रखे, क्योंकि जो पहला जिसके वजह से स्टे आया था, जिस ऑर्डर के स्टे, वो एक्स पार्टे ऑर्डर है। हरियाणा गवर्नमेंट हाई कोर्ट में होते हुए अपना कोई प्रतिनिधि वहाँ नहीं भेज पाया। हालांकि अब हरियाणा सरकार फिर भी आ चुकी है और अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है हमारी 13 तारीख तक है, तो हमें 13 तारीख का इंतज़ार करना चाहिए कि कोर्ट हमारा क्या कहता है। हमें कोर्ट्स में विश्वास है, जुडिशरी पे विश्वास है, और उसके बाद जो 13 तारीख को फैसला आता है, उसके बाद हम समीक्षा करके जो आगे जो हम रणनीति लाना चाहेंगे वो हम उसके बाद करेंगे। यानी आपका कहना है कि 13 तारीख का आप इंतजार करेंगे, उसके बाद आप ऐलान करेंगे आपको क्या करना है, ये बात? जी। और जो अभी मौजूदा धरने प्रदर्शन चल रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है? सी, धरना हर एक का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, समध्यक। हालांकि बस इतना गुजारिश है, जो भाई जितने भी धरना दे रहे हैं कि ये शांतिपूर्व बना रहे। हर एक आदमी को अधिकार है, हर एक संगठन को अधिकार है कि वो धरना दे सके, अपनी मांगे संवैधानिक रूप से। चलिए, ये अपने यहाँ पर रोहतास हुड्डा साहब, इनका कहना था कि सरकार ने जो वायदे किए थे जब आंदोलन खत्म हुआ था, वो वायदे पूरे नहीं हुए। आपको लगता है वो वायदे पूरे हुए? नहीं, वायदा सरकार ने एक वायदा भी पूरा किया होता, ठीक है, तो जाट समाज इस पर जरूर सोचता। तो एक वायदा भी पूरा नहीं किया। ठीक है, आपका क्या कहना? मनीष, आपका क्या कहना? आपको लगता है कि आपके संगठन को लगता है कि थोड़ा सा हमें निराशा रही केंद्र सरकार से कि जैसे ही राज्य सरकार ने ये बिल पास किया था, तो उसी समय केंद्र सरकार को इस कानून को शेड्यूल 9 में डालने की प्रोसेस स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, जिसके वजह से हमें थोड़ी सी निराशा है। जी बिल्कुल। हमारे साथ सुखवीर सिंह हुड्डा साहब भी जुड़े हुए हैं। हुड्डा साहब, क्या कहना है आपका? आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को? एक तरफ धरना प्रदर्शन शुरू हुआ, दूसरी तरफ मामला कोर्ट में भी है, सरकार बार बार अपील कर रही है कि साहब शांतिपूर्ण तरीके से इस मसले का हल निकाला जाए। जी हुड्डा साहब, सवाल आपसे है। रोहित जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। हाँ ठीक है रोहित जी,
रोहित जी, जहां तक आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, देखिए इसमें मैं एक मैटर आप सब, हेलो, आपको आवाज आ पा रही है? जी रोहित जी, आपका आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। रोहित जी, जहां तक आरक्षण की बात है, देखिए आरक्षण का जो अभी एज ऑन डेट जो हमारा स्टेटस है, अभी हम हाई कोर्ट के अधीन हम उसकी पैरवी कर रहे हैं। और हरियाणा सरकार ने जो भी हमारे को अधिवक्ता दिए हुए हैं, जो वन ऑफ द बेस्ट लॉयर हमारे पास है, जगदीप धनखड़ साहब, उनकी एक टीम बनी है, उसके साथ एक पैरवी कर रहे हैं। और हाई कोर्ट के अंदर मेरिट्स के ऊपर, उसके अंदर हमें पूरा हाई कोर्ट के ऊपर पूरा विश्वास है कि वहां पे हमें न्याय मिलेगा। ऑलरेडी हमारी 2 तारीख को हियरिंग हुई है, फिर 6 तारीख को हुई है, और दोनों हियरिंग्स के अंदर हमारे को कोर्ट ने बड़े ध्यान से सुना। और जो हमारे लीगल पॉइंट्स थे, जो हमारी मेरिट्स थी, और जो हमारे को लीगल पॉइंट्स को हम कोर्ट को कन्विंस कर सकते थे, उन्होंने हमारे को सुना है। और कोर्ट ने टाइम बाउंड करके 13 तारीख को एक डिसीजन आ जाएगा कि ये स्टे रहेगा या नहीं रहेगा, या फेवर में रहेगा या कंटिन्यू रहेगा, दोनों में से डिसीजन हो जाएगा। और इस 10 तारीख तक जिस भी संगठन ने, किसी भी पिटिशनर ने कोई भी फाइल करना, वो 10 तारीख तक फाइल कर सकता है। और इसके अलावा जहां तक ये आंदोलन की बात है, हरियाणा के जितने भी संगठन हैं वो हाई कोर्ट में आके अपनी पैरवी करते हैं। उन्होंने अपने लॉयर्स भी किए हुए हैं, और अगर किसी ने नहीं किए हैं तो वो जगदीप धनखड़ जी के साथ वो कोऑर्डिनेशन कमेटी में बने हुए हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं, अलग से बैठते हैं, उनको डाटा प्रोवाइड करते हैं, इनपुट देते हैं, या उनसे कोई सलाह लेते हैं। और मोरलेस जो जहां तक देखिए हरियाणा के संगठन है, हरियाणा के जितने भी ग्रुप्स हैं, हरियाणा की जितनी भी जाट महासभाएं, जितनी भी खाप्स है, वो ऑलमोस्ट इस आंदोलन से ज्यादातर सहमत नहीं है। उनका ये कहना है कि देखिए, जहां तक सरकार का काम था, एक आरक्षण मिल गया, अब हमारा काम था पैरवी करना, और हम पैरवी के ऊपर अब हमें जोरदार पैरवी करनी है। जहां तक यशपाल गुट जी की या उनकी जो जिस तरह का उनका वो आंदोलन चल रहा है, वो उनका आंदोलन है, उनका राइट है, और वो पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। वो हरियाणा का मान सम्मान पे अभी कहीं ठेस नहीं पहुंची है, और उन्होंने अभी तक जाट समाज की जो हमारी अपनी कम्युनिटी की जो गरिमा है उसको मेंटेन करके रखा है। और ये अब जो जहां तक सरकार की बात है, सरकार के ऊपर है कि ये हमारी कम्युनिटी को किस तरीके से, देखिए जाट्स का धरना अभी बिल्कुल शांति प्रिय जा रहा है, और जहां तक कोर्ट के अंदर पैरवी हो रही है, वहां भी बिल्कुल पूरी सपोर्ट दी जा रही है हमारे हर संगठन की तरफ से। अब सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हो करके, और थोड़ा सा कोऑपरेटिव और मित्रता के व्यवहार पे आके जो लोग आंदोलनकारी हैं या पैरवीकार हैं, उनकी मदद करें। ठीक है, बिल्कुल। आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं कि इस मौसम में जिस तरह से गर्मियों में 40 डिग्री से पार पारा जा रहा है और लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी बात तो जाहिर है कि साहब किसी को शौक नहीं होगा कि इतनी गर्मी में आकर बैठे और नारेबाजी करें, धरना दें, प्रदर्शन दें। अब सवाल सियासी है, बड़ा सवाल उठता है, लेकिन उससे पहले ये 4 तस्वीरों पर आप नजर डालिए। हिसार, सोनीपत, उचाना, कलायत की तस्वीरें हैं जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है, शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। हमारी भी यही अपील है तमाम आंदोलनकारियों से कि प्रदेश की शांति बिल्कुल भी ना बिगड़े। जहां तक बात है अधिकारों की, आरक्षण मिलने की, मांग जायज है, सब कहते हैं जायज है मांग, वो मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर से वही बड़ा सवाल, मांग पूरी होनी चाहिए, लेकिन कौन मांग पूरी करेगा? सवाल अब तमाम सियासी पार्टियों से हम पूछेंगे। तीनों पार्टियों के प्रतिनिधि यहां पर मौजूद हैं। जब ये मसला बड़ा होता है, जब तमाम पार्टियां विपक्ष में होती है, तो कहते हैं साहब आरक्षण मिलना चाहिए, सरकार भी कहती है आरक्षण मिलना चाहिए, फिर कोर्ट में फंस गया मामला। हाँ, अब सवाल ये भारतीय जनता पार्टी से कि कोर्ट में इस मसले की पैरवी वो गंभीरता से हो, पहला बड़ा सवाल। और दूसरा बड़ा सवाल कि जो आंदोलनकारियों के साथ जो आपने समझौता किया, जो बातचीत की, क्यों इस तरह के आरोप बार बार लगते रहे कि साहब वो समझौता पूरा नहीं हुआ? हाँ, कोई भी समझौता हम ये कहें कि अक्षरशः 100% पूरा नहीं होता, लेकिन यहां तो स्थिति बड़ी अजीब है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि साहब यहां तो कुछ भी बात पूरी नहीं हुई। राजीव जेटली साहब, देखिए रोहित जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसा अभी चर्चा चल रही थी, 2 अलग कैटेगरी हैं। एक कैटेगरी जिसको हुड्डा साहब अभी बता रहे थे यशपाल मलिक जी के बारे में, यशपाल मलिक जी और उत्तर प्रदेश तक इस धरने को लेकर जा रहे हैं। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि हर किसी को
अधिकार है संविधान के अंदर कि वो किसी भी तरीके से एजिटेशन कर सकता है शांतिप्रिय तरीके से। और उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह है जहाँ पर जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी ने अगर पहली बार आरक्षण दिया था तो वो हमारे मुख्यमंत्री ने दिया था। और यशपाल मलिक जी रोड्डा साहब ये भी बेहतर जानते होंगे कि राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर भी अगर किसी ने जाट समाज को आरक्षण दिया तो वो भी भारतीय। यही तो ये लोग कह रहे हैं कि हरियाणा में भी कर दीजिए। अब तीसरी बात यहाँ पर ये आती है कि हरियाणा में भी आरक्षण अगर पहली बार एक्ट बनाकर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही दिया। ठीक है, उसे चुनौती दी गई है जिसका जवाब हम न्यायालय में दे चुके हैं और उसके ऊपर फर्दर नोटिस दिया गया है। आगे जो जवाब दिया जाएगा हम बहुत आश्वस्त हैं कि जो डिसीजन आएगा वो हमारे फेवर में। ठीक बात, चलिए मामला कोर्ट में। अब जो समझौता हुआ कि शर्तें पूरी नहीं हुई, इनका रोहतास हुड्डा साहब का कहना था हम तो इसलिए भी बैठे हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, जो बातें हमने कमिटमेंट दिए हैं उसको, हर कमिटमेंट को फुलफिल करेंगे। हमने एक बात कही है, किसी भी निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। किसी भी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ के अगेंस्ट अगर ऐसा एक्शन हुआ है तो उसे सरकारी नौकरी दी जाएगी। इस बात को लेकर हम वचनबद्ध है, हमारी सरकार इस बात को लेकर कमिटेड है। इसके साथ मैं एक छोटी सी बात और जोड़ना चाहता हूँ कि आपने अभी एक प्रश्न उठाया था कि जाट समाज का आरक्षण वाजिब है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल जाट समाज को आरक्षण देने के लिए नहीं लड़ रही है। हम ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि बड़े बुजुर्गों को सड़कों पर बैठना पड़े केवल इस बात के लिए क्योंकि उनके बच्चे बेरोजगार हैं। हम नहीं चाहते कि उनके बच्चों का ऐसा ही हाल रहे, क्योंकि आरक्षण से समस्या का हल नहीं निकलता। आप अगर हम मान लिया जाए कि हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या जितनी भी क्लेम की जाए 20 से लेके 32 तक जितने प्रतिशत भी अगर जाट समाज हैं, तो क्या ये आरक्षण पूरे के पूरे समाज को एकोमोडेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात कही थी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है उसकी जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जितनी भी चीज़ें उस बच्चे के ऊपर लगती हैं उसके लिए हम स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग देंगे। पैसा भी हम दे रहे हैं रोजगार शुरू करने के लिए। तो अगर आरक्षण, इस बारे में एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। हाँ, पूछिए आप। क्या देश में कोई जाति ऐसी है जिसको 9 कमीशन देश के सेंट्रल लेवल तक के भी, सेंट्रल सरकार के द्वारा बनाए गए भी और हरियाणा सरकार द्वारा बनाए गए भी, इस देश के 9 कमीशन जाटों को आरक्षण देने की पैरवी कर चुके हैं। इस देश के अंदर ऐसी कोई भी जाति नहीं है जिसको एक कमीशन ने भी आरक्षण देने की पैरवी की और उसको आरक्षण ना मिला हो। हमारे साथ ये अन्याय इतना बड़ा क्यों हो रहा है? हमारी समाज से ये नहीं है, जाट समाज का एक तमाशा बना दिया गया, मजाक बना दिया गया। दूसरी बात, आपका नहीं, वो पहले वाली सरकारों का भी इसमें दोष है। ठीक है, क्योंकि 9 आयोग जिस समाज को पिछड़ा मान रहे हैं और आरक्षण देने की कांग्रेस और आईएनएलडी के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं, इनकी भी एक प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा चर्चा के दूसरा दौर शुरू करेंगे। जी बिलाल साहब, आपका क्या कहना है? कांग्रेस का क्या स्टैंड है साहब? अब क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्योंकि बयान तो जारी होते हैं, धरना शुरू हुआ। मुझे लगता है कि ये चिंता तमाम सियासी पार्टियों को होनी चाहिए। सरकार की चिंता ठीक है, कानून व्यवस्था को लेकर तो सबकी चिंता है, लेकिन अगर इस प्रदेश के बुजुर्ग इस तपती गर्मी में धरने पर बैठे, अगर इस प्रदेश की महिलाएं इस तपती गर्मी पर धरने पर बैठे, तो फिक्र हम सबको होनी चाहिए। और फिक्र का सिर्फ जिक्र नहीं होना चाहिए बल्कि सचमुच उस पर हमें संजीदगी से सोचना भी चाहिए। क्या कहना है साहब आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो भाजपा की सरकार जो पहली बार हरियाणा के अंदर आई है, बिल्कुल भी गंभीर नहीं है इस मुद्दे को लेकर के। जैसा कि जाट समाज ने जो पहले अपना आंदोलन शुरू किया और उसमें जो भी हालात बने, गलती कोई अपनी मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि गलती इसमें टोटल सरकार का फेलियर रहा। मनीष ग्रोवर की बात हो, रोहतक के एमएलए की बात हो या इनके राजकुमार सैनी की बात हो, सरकार बिल्कुल भी इसमें गंभीर नहीं है। गंभीर यूँ नहीं है क्योंकि जब पहले जाट समाज ने जो आंदोलन शुरू किया, अगर सरकार गंभीर होती शेड्यूल 9 में ला करके इसको अमली जामा पहनाया जा सकता था, लेकिन इनको रबड़ बनाना है, इनको सत्ता करनी है, राजनीति करनी है और समाज को बांट करके ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। जाट समाज को बिल्कुल बांट के रख दिया। 35 बिरादरी और एक बिरादरी का नारा इनका एक राजकुमार सैनी सांसद कुरुक्षेत्र से ये कहते हैं दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ की कार्रवाई की बात यह कि सरकार कहाँ ईमानदारी से काम कर रही है। जो इनका राजकुमार सैनी है, सरासर मतलब उसकी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। एक समाज को एक विशेष समाज को गालियां वो खुलेआम वो दे रहा है। दोषियों के खिलाफ मेरे जेटली भाई यहाँ बैठे हैं, ये कहते हैं भाई कोई भी किसी भी नाजायज किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। अब जो दोषी राजकुमार सिंह खुला वो गालियां दे रहा है, उसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की? जेटली जी आप मुझे बता दें। जेटली साहब, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब थोड़ी देर बाद दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ ढुल साहब भी बैठे हैं, रविंद्र ढुल साहब बड़ी देर से बैठे हैं, सबको सुन रहे हैं। ढुल साहब, क्या अब आपकी पार्टी का स्टैंड बताइए साहब? मामला एक तरफ कोर्ट में और एक तरफ ये धरने प्रदर्शन जारी है, क्या ये सही है? क्या कहना है आपका?
देखिए रोहित, सही और गलत के बारे में हम बहस बहुत कर चुके हैं। समस्या कहाँ पर है? समस्या ये है कि हरियाणा की जनता जो है और खासकर की जाट समाज इस समय पर पूरी तरह से सरकार के ऊपर से अपना विश्वास खो चुका है। इसीलिए किसी भी कीमत पर उसको भरोसा नहीं है सरकार की किसी भी बात पर। और इसमें कई तरह के फैक्ट हैं जो मैं आपको एक दो बताना चाहूंगा। ये जिस तरह अब आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के दौरान पुलिस के द्वारा 2-3 इस प्रकार के नोटिस इशू किए गए। पहला तो नोटिस डीजीपी साहब के द्वारा किया गया कि भाई जो भी आंदोलन में रहेगा और जो कानून को तोड़ेगा, मतलब देखिए धारा 144 आपने लगा दी तो धारा 144 को तोड़ने वाला भी कानून को तोड़ेगा। जो कानून को तोड़ेगा उसका जो है पुलिस की भर्ती और फौज की भर्ती में उसका रिकॉर्ड जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट रखा जाएगा। और आप जाकर के धरना स्थल पर, जो कि शांतिपूर्ण चल रहा है, इससे कोई भी दो राय नहीं है, धरना स्थल पर जाकर के आप उन बच्चों को नोटिस दे रहे हैं 1 घंटे में आप खाली कर दें वरना आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हम बना देंगे। इस प्रकार की जो कार्रवाई, जो दोहरी कार्रवाई सरकार के द्वारा कर रही है, जहां आपके सामने पूरे हरियाणा में ये लोग कह रहे हैं कि हम आरक्षण देना चाहते हैं, हम भरोसा बनाए रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार की दोहरी कार्रवाई आप क्यों कर रहे हैं? और मैंने पहले भी कहा था आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट अभी तक नहीं गए। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे। ये एक मुख्य जो प्रश्न है उस प्रश्न को छोड़ करके आप जो है एक तरफ तो कह रहे हैं हमें भरोसा है और हमारे हैं ये जो वर्ग है हम जो है इसकी रक्षा करेंगे, दूसरी तरफ आप इनके बच्चों को इस प्रकार के नोटिस दे करके कि उनका भविष्य खराब हो जाए, इस प्रकार की जो कार्रवाई जो की जा रही है ये पूर्णतया अलोकतांत्रिक है। और मैं जो अपनी पार्टी की तरफ से कह रहा हूं, हम किसी भी कीमत पर इसका समर्थन नहीं करते हैं। हिंसक कोई है, कोई अराजक तत्व है, उसको आप लेकर के जाइए अंदर, बेशक वो किसी भी जाति से हो, लेकिन जो बंदा शांति से बैठा हुआ है, धारा 144 को तोड़ना कभी भी उसको गुनाह नहीं मान सकते। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह चुकी है। आप उसको भी गुनाह मान करके कह रहे हैं कि हम पुलिस और उसकी जो भर्ती होगी, फौज की भर्ती में हम कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करेंगे। बताइए इस प्रकार की कार्रवाई कहां जायज है? बिल्कुल राजीव जेटली साहब, इस सवाल का जवाब जेटली साहब, बिल्कुल ढुल साहब, आपका सवाल बहुत वाजिब है। जेटली साहब, मैं चाहूंगा इस सवाल का जवाब आप जरूर दें, क्योंकि मेरा ये कहना है कि धारा 144, ठीक है, छात्र जीवन में हमने और आपने भी कभी छात्र आंदोलनों के दौरान जरूर आपने भी तोड़ी होगी धारा 144, तो साहब तो फिर तो गलत बात हो गई, फिर तो आप नौकरी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, फिर तो आपका और हमारा भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए था। देखिए रोहित जी रोहित जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं एक पहले बोलना चाहता हूं कि दो राजनीतिक दल ऐसे बैठे हैं जो जाट समाज के बच्चों को मुझे लगता है हमसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, क्योंकि ज़्यादातर राज इन दोनों राजनीतिक दलों ने किया। 10 साल हुड्डा साहब करके गए, चौटाला साहब, देवीलाल जी, और इन्होंने अगर इतनी गहराई से जाट समाज को समझा होता और उनके बच्चों को समझा होता तो आज ये आरक्षण भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ना देना पड़ता, आज हम ये एक्ट ना बनाते। और जैसा अभी कांग्रेस के साथी ने हमें बोला कि ये रबड़ स्टैंप की तरह यूज़ करना चाहते हैं, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, 9 साल की एक्सरसाइज के बाद जो आरक्षण दिया था उसे खारिज कर दिया गया। आप ये कहते हैं कि आपने जल्दबाजी में आरक्षण दिया, जब 9 साल तक उसका ऊपर कार्यवाही नहीं कर पाए तो आप 1 साल का जो हमारा आरक्षण जिसे हम मजबूत एक्ट के तौर पर पेश कर रहे हैं, आप उसको चुनौती नहीं दे सकते। और एक सेकंड दूसरी बात, एक तो आजकल एक दिक्कत बहुत बड़ी है कि कांग्रेस में पता नहीं चलता, मैं यही बता रहा हूँ कि दिक्कत यह है कि कांग्रेस में पता नहीं चलता कि कौन से वाले गुट से कौन से नेता आते हैं, हुड्डा साहब वाले हैं या वो वाले हैं। मुद्दा ये है मैं समझ गया आप अपने घर को देखिए, मैं वही कह रहा हूं, क्योंकि आप भी मुझे पता है जितने पुराने बीजेपी के नेता, मैं आपके बारे में भी जानता हूं। उसी बात पे आ रहा हूं। किसी का नहीं दूसरी, आप अपनी बात करिए। चलो मैं अपनी ही कर रहा हूं, अपने ही बारे में आपको कुछ पता ही नहीं, अब अपनी ही कर रहा हूं। मुद्दे की बात यह है कि जाट समाज में एजिटेशन के टाइम पे मुझे याद है, हुड्डा साहब ज़्यादा बेहतर बात आ पाएंगे, यशपाल मलिक जी ने एक बात कही थी कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एजिटेशन करेंगे, लेकिन अगर कोई उपद्रव होता है तो उसके खिलाफ सरकार कड़ी कार्रवाई करे। ये हुड्डा साहब भी इसको एडमिट करेंगे इस बात को।
और ऐसे में कहीं पर कोई ऐसे अराजक तत्व उन युवाओं में मिलने के बाद प्रदेश में दोबारा से ऐसी स्थिति उत्पन्न ना कर दे जिन वजहों से प्रदेश की स्थिति खराब हो जाए, इसके मद्देनजर ये बात रखी गई है कि किसी भी युवा को अगर इस तरीके से एकत्रित होते हैं, क्योंकि हम दो बातें कर रहे हैं। एक बात हम कह रहे हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से आरक्षण की मांग करेंगे, जिसके लिए सरकार आपके साथ है, आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर इस तरीके से जो पहले प्रदेश में हुआ ऐसे हालात ना बन जाए, इसलिए ऐसे कदम उठाए गए हैं। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात रोहित जी मैं कहना चाहता हूं कि हम बात जिस मुद्दे पर कर रहे हैं उस मुद्दे से हटना नहीं चाहिए। जाट समाज को हम इसी मुद्दे पर जाट समाज को सुन लीजिए एक बार मेरी बात। एडीजी साहब ने जो तुगलकी फरमान जारी किया हरियाणा के अंदर, देखो कानून का तो हम सम्मान करते हैं, लेकिन उसके खिलाफ हाईकोर्ट में भी जाएंगे हम, क्योंकि वो जो तुगलकी फरमान है उसके अंदर काफी खामियां, इस तरह का तुगलकी फरमान आज तक देश में कहीं जारी नहीं हुआ है। शांति प्रिय ढंग से धरना चल रहा है, या तो आप विद्रोह बगावत करवाना चाहते हैं सरकार के खिलाफ, क्योंकि इतना शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चल रहा है और 36 बिरादरी के लोग धरने को समर्थन दे रहे हैं। सभी बिरादरी कह रही है कि जाट समाज के साथ वास्तव में अन्याय हुआ है, इसको बदनाम किया गया है और जाट समाज को समर्थन देने के लिए सरपंच गांव के दूसरी बिरादरियों के वहां मौजूद हैं धरना स्थल पर, और अभी भी शांतिप्रिय जो युवा वहां पहुंचता है उसको नोटिस दिया जाता है। हुड्डा साहब एक बात हुड्डा साहब एक बात बताइए, लाठी डंडा चला रहे हैं। हुड्डा साहब सुन तो लीजिए, सुन लीजिए रोहित जी इसी में एक लाइन ऐड करना चाहूंगा। ठीक है हुड्डा साहब की बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक बात बताइए हुड्डा साहब, मैं इनकी बात को बढ़ा रहा हूँ आगे। राजीव जी को चंडीगढ़ चलते हैं, इनकी बात सुन लेते हैं, फिर आपके पास है ना। बार बार की वहां पे फ्लैग मार्च करा रहे हैं, वहां पे फोर्स दिखाई जा रही है, बीएसएफ दिखाई जा रही है। देखिए अब ये ना जो इंडिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ रहे हैं, सारे संगठन जितने हरियाणा के संगठन है उन्होंने पहले ही मैसेज और अपील और सरकार के साथ वार्ता कर चुके हैं। लेकिन ये जो मैसेज आपकी सरकार की तरफ से जा रहा है, जितने फ्लैग मार्च हो रहे हैं, जितने एसएसपी जा रहे हैं, वहां पे जितने फोर्सेज जा रही हैं और भी बहुत सारे कुछ नोटिस और बहुत सारे कुछ ऐसी चीजें हैं, अब नहीं सारी लंबी डिबेट हो जाएगी। वो ये सरकार का मेरा जहां तक मानना है, क्योंकि देखिए अगर आप देखें जिस तरह की बिरादरी और हरियाणा का मान सम्मान और जो जाट बिरादरी की जो अपनी एक सम्मान है और जो हरियाणा का पूरे देश में एक जो नाम रहा है उसको मेंटेन करते हुए इस तरह का मुझे नहीं लगता कि ये हम कोई खालिस्तान या जाटिस्तान मांगने जा रहे हैं। जिस तरह का माहौल पैदा कर दिया, यहाँ पे कोई ब्लू स्टार वाला कोई हमारी कोई बरसी थोड़ी थी कि जो इस तरह। ठीक है जेटली साहब आप भी को जवाब देना है, मैं रविंद्र ढूल साहब का भी सवाल है तो फिर जवाब आप दीजिएगा। एक छोटा सा फैक्ट जी, एक छोटा सा फैक्ट ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर बीच में बस में जी। फैक्ट ये ऐड कर रहा हूं कि कल की परसों की बात है, जो रोहतक के डीसी हैं वो जसैया में एक आंदोलन चल रहा है, वहां पर युवा बैठे हुए हैं, वहां पर जाकर के कहते हैं कि आपको जाकर के शहर में जो इंगित स्थान दिया गया है वहां पर जाकर के आप धरना कीजिए। आपको मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो लोग कितने निराश थे वहां पर बैठे हुए। उन्होंने कहा कि हम गांव के अंदर बैठे हैं, हम जानते हैं एक दूसरे को, हम पहचान पाएंगे शहर में जाने के बाद में हमारे बीच में कौन आ जाता है, किसको सरकार भेज देगी उसकी हमें कोई गारंटी नहीं है। हम बैठेंगे तो गांव में बैठेंगे, हम शहर में नहीं जाएंगे। अब देखिए किस प्रकार का मिसट्रस्ट जो है वो प्रशासन के प्रति है। किस जो लोग धरने पे बैठे हुए आंदोलनकारी वे शहर की तरफ मुंह तक नहीं देखना चाहते। उन्हें पता है कि कुछ लोग बीच में घुसाए जाएंगे जैसे पहले घुसाए गए थे और ताकि आंदोलन अराजक हो जाए। जब यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन है तो इस प्रकार से आप एक एक व्यक्ति को, मेरे पास में नोटिस है, इंडिविजुअल व्यक्ति को नोटिस देकर के आप कह रहे हैं 1 घंटे के अंदर या तो आप धरना स्थल छोड़ दें वरना आपके खिलाफ जो है हम कैरेक्टर खराब कर देंगे। इस प्रकार अब जेटली साहब का जवाब, जेटली साहब दीजिए जवाब। के ऊपर बताइए रोहित जी, जवाब दीजिए। यही मंच था, यही टीवी था, यहीं पर सभी तरीके के जाट लीडर बैठे थे। आपको याद होगा हर जाट लीडर ने एक ही बात कही थी और ये बात कही थी अब आंदोलन हमारे हाथ से निकल चुका है। आज मुझे हैरानी होती है कि दोबारा से दूसरी बात नहीं बनाई गई और मैं ढुल साहब को याद दिलवाना चाहता हूं, ढुल साहब जो कह रहे हैं कि आज हम एक दूसरे युवाओं को जानते हैं, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिर पीछे भी जाना पड़ेगा, पीछे भी इन्हें बताना पड़ेगा कौन कौन से ऐसे लोग थे जो एक सेकंड गांव में ढोल साहब आप एक सेकंड मेरी बात का जवाब पूरा ले लीजिए, उसके बाद मैं गांव की भी बात कर देता हूं। तो आप कम से कम इतने तो चिन्हित कर सकते हैं कौन से ऐसे लोग थे जो आपके बीच में नहीं थे लेकिन आप जानते थे ये उपद्रवी हैं। ढोल साहब एक मिनट, आप दो बातों पे नहीं जा सकते, एक ही बात पे रहते हैं।
हमारी बात राजीव इतनी जी, सी गाँव के अंदर डोल लोग एक साहब, दूसरे डोल को साहब, जानते हैं। मैं समझ गया आपकी बात को, मेरी बात को भी समझने की कोशिश कीजिए। आप एक एफिडेविट प्रोड्यूस कर दीजिए, आप तो वकील हैं, आप युवाओं से एफिडेविट प्रोड्यूस करवा दीजिए, हम एक दूसरे को जानते हैं, इसके अलावा कोई उपद्रवी अगर बीच में आया तो हम पकड़ कर लाएंगे। आप ऐसी बातें, बच्चों वाली बातें कैसे कर सकते हैं? हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी एजिटेशन कर रहे हैं शांतिपूर्वक तरीके से, वो एजिटेशन खराब ना हो, आपकी सहूलत के लिए आपके बीच में उपद्रवी ना घुसे, लोग एक साथ खड़े होकर एक दूसरे को बरगला ना सके, क्योंकि सरकार आपको आपका वो हक दे रही है जो हक जब से हरियाणा बना है कोई सरकार नहीं दे पाई। तो आज मुद्दे की बात है, जेटली साहब एक बार आपकी सरकार ने जहां भी हमने धरने दिए हैं, जहां भी धरनों के लिए परमिशन ली है, डीसी साहब ने अंडरटेकिंग ली गई है, बाकायदा हमारी जिम्मेदारी जिला अध्यक्षों की, और बार बार डीसी साहब और सरकार का दबाव रहा कि शहरों में धरने दीजिए, क्योंकि शहरों में ओबीसी ब्रिगेड कुछ भी कर सकती थी। पहले भी ओबीसी ब्रिगेड की वजह से प्रदेश का माहौल बिगड़ा और सारा एक सार्थक हुड्डा साहब एक सार्थक बहस करेंगे तो मुझे लगता है हम ये कहना चाहते हैं, क्या साहब बात सुन लीजिए एक बार, आपकी आईबी इंटेलिजेंस आज भी फेल होने जा रही है। 10 और 11 तारीख को शहरों के अंदर कोई न कोई ऐसा घातक हमला हो सकता है कि भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ा जा सकता है, सर छोटूराम की मूर्ति को तोड़ा जा सकता है, कुछ इस तरह का होने वाला 10-11 तारीख को। आपकी इंटेलिजेंस ने ये रिपोर्ट नहीं दी होगी, हमें आपको इस चैनल के माध्यम से देना चाह रहा हूं। देखिए, आपने शहरों की सुरक्षा कीजिए, शहरों में माहौल खराब हो सकता है 10-11 तारीख को, और इसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। हुड्डा साहब, रोहित जी, मैं हैरान हूं इस बात के लिए। हैरान नहीं, मैं अब हुड्डा साहब रोहित जी एक बात सुनिए, रोहित जी अभी तक जितने भी पैनलिस्ट ने बात रखी वो ये रखी कि आप इतनी कड़ाई से क्यों कदम उठा रहे हैं। आज हुड्डा साहब ने मैंने नहीं, हुड्डा साहब ने सबका जवाब दे दिया। अब सबको जवाब हुड्डा साहब का देना है, मेरा नहीं देना, क्योंकि हुड्डा साहब ये कह रहे हैं ऐसे उपद्रवी आने वाले हैं, डुल साहब कह रहे हैं आप ऐसी कार्रवाई क्यों कर रहे हैं, दूसरे लोग कह रहे हैं हमारे को एजिटेशन का अधिकार है। तो मुझे लगता है आप जवाब सब हुड्डा साहब को देंगे, मेरे को जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैं एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पे ये बात कहूंगा कि कोई भी शांति को भंग ना करे। बार बार इंडिया न्यूज हरियाणा ये अपील करता है तमाम जो आंदोलन कर रहे हैं या आंदोलन करने वाले हैं, और खास तौर पर चाहे गांव हो या शहर हो, सब हरियाणा में आते हैं, हम सबको इसका ख्याल रखना है, इस बात की चिंता करनी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, बड़ी बहस जारी है इस ब्रेक के बाद भी। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। तमाम मेहमान हमारे साथ दिल्ली और चंडीगढ़ से जुड़े हैं। दिल्ली से हमारे साथ मोहम्मद बिलाल साहब, कांग्रेस के नेता, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा मनीष सांगवान गुट से हैं, जाट नेता हैं। रोहताश हुड्डा साहब अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष, और साथ ही साथ रविंद्र ढुल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता, और सुखवीर सिंह हुड्डा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, अधिवक्ता हैं, चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ। ब्रेक के बाद हम वापस आए। सवाल यह है, जो हमने सवाल उठाया कि एक बड़ी अजीब सी स्थिति, अविश्वास की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है, और हम ये चाहते हैं कि अविश्वास की स्थिति ना पैदा हो। आंदोलन हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, इनको कोई नहीं रोक सकता। मुझे ये लगता है कि अगर हम आंदोलनों का इतिहास देखें, कोई धारा लागू कर दें, कुछ कर दें, लेकिन हाँ, अगर जब भी समाज को कुछ ऐसा लगता है कुछ गलत हो रहा है, तो आंदोलन होते रहेंगे, लेकिन हाँ, शांतिपूर्ण आंदोलन हो, ये आज हम भी कह रहे हैं, और हरियाणा की प्रदेश की जनता से हमारी ये भी अपील है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अविश्वास क्यों है? इस अविश्वास की खाई को पाटने की क्या कोई कोशिश की गई? ये सवाल तमाम सियासी दलों से भी है और जाट नेताओं से भी है। क्या आपकी तरफ से भी कभी कोशिश हुई इस अविश्वास को खत्म करने की, दूर करने की, कि सरकार और जाट संगठनों के बीच जो अविश्वास है, यह अविश्वास का नतीजा है आज हमारे गाँव में, हमारे शहरों के, अगर हम सड़कों पर जब हम कैमरा घुमाते हैं, अपनी रिपोर्ट्स देखते हैं, तो बड़ी हैरानी होती है कि उन लोगों के घरों के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बल खड़े हैं, जिन लोगों के बेटे देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। बड़ी अजीब सी स्थिति, और ये जो स्थिति पैदा हुई है, ये अविश्वास की स्थिति है। इसके दोषी मैं कहूंगा कि जाट संगठनों पर भी जिम्मेदारी बनती है कि इस अविश्वास को दूर करें, और तमाम सियासी पार्टियों के भी। इसी सवाल के साथ बहस की शुरुआत। हुड्डा साहब, क्या कहना आपका? ये जो अविश्वास है, देखिए, अविश्वास सरकार को इस बात का, क्यों सरकार ने वो दौर देखा, उन्हें लगा कि नहीं साहब अब कुछ ऐसा ना हो, तो एहतियात के तौर पर कुछ कदम उठाए गए। हाँ,
कई कदम ऐसे हैं जो सवालों के घेरे में, जिस पर अभी हमने चर्चा की कि धारा 144 या युवाओं पर इस तरह से मामले करना, अगर हम उसको छोड़ दें, उस पर आएंगे बहस के आखिर में, लेकिन इस अविश्वास को तोड़ने की, दूर करने की क्या आपकी तरफ से कोई कोशिश हुई? बिल्कुल कोशिश हुई। 2 जून को सरकार की तरफ से संदेश आया कि कृष्ण पवार जी परिवहन मंत्री सरकार की तरफ से बातचीत करना चाहते हैं जाट प्रतिनिधिमंडल से। यशपाल मलिक जी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलने के लिए गया। हमने अपनी जो डिमांड थी वो रखी उनके सामने। उन्होंने गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया हमें और कहा भी कि भाई हम कुछ बातों पर सहमत हैं। ठीक है, लेकिन हमने ये कहा जी सहमत नहीं, इसमें तो सहमत तो हमें बहुत आश्वासन मिल चुके हैं और बहुत धोखे मिल चुके हैं, इसके लिए तत्काल कोई ना कोई कार्रवाई कीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, 3-4 हमारे जो इसमें मांग हैं वो ऐसी हैं कि सरकार चाहे तो 1 घंटे के दौरान तत्काल प्रभाव से घोषणा कर सकती है और दे सकती है, लेकिन सरकार ने बातचीत का रास्ता ही बंद कर दिया है। सरकार को चाहिए जो लोग 45 डिग्री टेम्परेचर पर इतनी गर्मी के अंदर बैठे हैं, उनको कोई शौक नहीं आंदोलन का, उनसे बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। वो देश की जनता है, हरियाणा की जनता है, राजा है खट्टर। यानी हुड्डा साहब आपका कहना है कि आपसे भी बातचीत का तो रास्ता निकाला जा सकता है। ठीक है, एक बात अपनाना चाहिए। दूसरी बात जी, इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं, युवाओं को पकड़ा जा रहा है। रोहित जी मैं एक लाइन ऐड करना चाहूंगा, आ रहा हूं आपके पास से, जहां पर पुलिस फोर्स लगानी चाहिए। हम आज भी विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं सरकार से, हमें अंदेशा है कि अभी भी माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है। जो शहीद हुए हैं देश के लिए, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, उनकी सुरक्षा की जाए। शहरों में भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति पर हमला हो सकता है। ठीक है, नहीं मुझे लगता है हुड्डा साहब हमें ये बिल्कुल सरकार का काम है, लेकिन हमें इस तरह की बातों से बचना चाहिए। अगर कोई ऐसी बात करे उसे रोकना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। सांगवान साहब क्या कहना है? यह अविश्वास जो पैदा हुआ है, क्या आपको नहीं लगता इसको दूर करना होगा? और ये जिम्मेदारी एक पक्ष की नहीं, दोनों पक्षों की है। जी, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो अब शांतिपूर्वक धरना चल रहा है, 5 तारीख से चल रहा है, पूरा मीडिया स्क्रूटनी है। सिर्फ आपका चैनल नहीं, सारे चैनल, सभी धरनों को देखा जा रहा है। अब 4-5 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन शुरू हो जाएगा। इससे ज़्यादा और क्या विश्वास दिलाया जाए? कहीं पे भी कोई दुर्घटना या कोई भी घटने के कोई समाचार नहीं है, बड़े शांतिपूर्वक किए जा रहे हैं। पर उसके बाद मैं फिर बात दोहराना चाहूँगा कि हमें हाई कोर्ट पे भरोसा है, जुडिशरी पे भरोसा है। इस वक्त हम धरना देंगे तो हम उससे थोड़ा संदेश हट जाएगा। हम जुडिशरी पे हम कोई दबाव नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि जुडिशरी लीगल पॉइंट से एक फैसला करे, जो कि आप खुद कह चुके हैं कि ये आरक्षण बिल्कुल जायज है और आरक्षण मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं ये सारी चीजें कानूनी कार्रवाई से ही। एक और सवाल अभी बच गया, मैं इसी सवाल का जवाब पहले सबसे लेता हूं। आप सुखबीर हुड्डा साहब, आपका क्या कहना है? इस अविश्वास को तोड़ने की कोशिश, एक लाइन ऐड कर। जी बोलिए। देखिए रोहित जी, मैं जहां तक जाट कम्युनिटी की मैं बात करता हूं, जहां तक कम्युनिटी की बात है, जब भी सरकार ने बुलाया वार्ता की टेबल के ऊपर हर बार बातचीत के लिए गई है। जहां पे बुलाया है, चाहे उनको दिल्ली में बुला गया, चाहे चंडीगढ़ में बुला गया, किसी भी मंत्री ने बुलाया, किसी भी टाइम बुलाया, और 24 घंटे के नोटिस से पहले सरकार के पास वार्ता के लिए पहुंच गए। लेकिन रोहित जी, मैं बार बार आपके चैनल और दूसरे चैनल से अपील कर चुका हूं, ये एक आंदोलन नहीं है, ये एक सांकेतिक धरने चल रहे हैं। अगर आंदोलन है तो आंदोलन पहले भी देखा है, बहुत सारी सरकारों में हुए हैं, और इस जाट बिरादरी ने पहले भी आंदोलन किए। आंदोलन का सबको पता है, आजादी के भी आंदोलन थे और भी राज्य बनवाने के भी आंदोलन हुए और दूसरे भी आंदोलन हुए। ये आंदोलन नहीं है, ये एक सांकेतिक धरना है। हरियाणा के मान सम्मान को रखते हुए, जाट बिरादरी को मान सम्मान को रखते हुए, और मेरा सवाल था कि अविश्वास को कैसे दूर करेंगे। सुखबीर हुड्डा साहब, आप के साथ आपको रोकूंगा, वक्त कम है, वक्त कम है। रविंद्र ढोल साहब, आपकी प्रतिक्रिया। सवाल यही है, क्या इस अविश्वास को दूर करना तमाम सियासी पार्टियों की जिम्मेदारी भी है, जाट समुदाय की जिम्मेदारी भी है, जाट संगठनों की जिम्मेदारी भी है? बिल्कुल बिल्कुल है रोहित। आप एक बात देखें, बड़ी अजीब सी स्थिति है। अभी आपको 2 मिनट पहले की एक लेटेस्ट अपडेट बताता हूं। हिसार के आईजी ने घोषणा की है कि जो फौज आई है हिसार के अंदर, उसके आने का सारा खर्चा जाट जो आंदोलनकारी है उनसे वसूल किया जाएगा। अब आप बताएं, जिस स्थिति में आप बैठे हुए हैं, उस स्थिति में इस प्रकार की घोषणाएं, इस प्रकार के बयान, क्या ये विश्वास बनाने के लिए है? पहली बात, आपकी सरकार है,
मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, आप सर्वदलीय मीटिंग बुलाइए, आप विधानसभा का सत्र बिठाइए, आप किस लिए चली हुई है वहां पर बैठाइए, उनको डिबेट में बिठाइए, आपस में एक दूसरे के साथ में भिड़वाइए, जनता के प्रतिनिधियों को एक दूसरे के सामने होने दीजिए, वे अपने आप हल निकालेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ सप्रेस कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके कुछ नेता हैं, बार बार उनका नाम लिया जाता है, उनको शोकॉज नोटिस भी दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। मुझे नहीं पता वो शोकॉज नोटिस किस किनारे पे कहां पड़ा हुआ है। लोगों के अंदर जो है ये विश्वास सरकार खुद पैदा कर रही है रह करके। इनको इस प्रकार के कार्य बंद करने होंगे। आप बताएं कि शांतिपूर्ण धरने में फौज का खर्चा जाट संगठनों से या फिर जाट लोगों लीडर से वसूल करने की, यहाँ पर इस प्रकार की घोषणा करने की जरूरत क्या है? जी, अराजक बना रहे हैं लोगों को। और दूसरी बात रोहतास जी ने कही थी, ये एक अफवाहें जी। एक छोटी सी लाइन और ऐड कर दूं मैं इसमें, अफवाहों की जो है, अफवाहों को रोहित जी हमें किसी भी कीमत पर रोकना होगा, चाहे सरकार कुछ भी करे। अब जिस तरह रोहतास जी ने एक वो करवाई है, अभी एक बात कही है, आपकी ड्यूटी बनती है कल पुलिस को रवाना करें, हर जगह पर मुनादी कराएं कि इस प्रकार की कोई अफवाह फैले शहर के अंदर तो कृपया करके अपने घरों के अंदर रहें, घरों से बाहर मत रखें। आपकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। हम आपका सहयोग करेंगे, जहां आप कहेंगे हम आपके साथ में आएंगे, लेकिन कृपया करके जो कंडीशन पहले आपकी इमेच्योरिटी के कारण आई थी वो दोबारा पैदा ना होने दे। विपक्ष आपके साथ है। बिल्कुल, और बिल्कुल अफवाहों पर ध्यान ना दे प्रदेश की जनता, ये बार बार हम भी गुजारिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की कोई भी अफवाह हो बिल्कुल ध्यान ना दे। आपका बिलाल साहब, आपका जी बिलाल साहब, आपका कमेंट कि अविश्वास को तोड़ने की कोशिश क्यों नहीं हो रही दोनों तरफ? नंबर एक तो सबसे पहली बात यह है कि जो भाजपा की सरकार हरियाणा के अंदर काम कर रही है, अविश्वास ये पैदा कर रहे हैं, इनके नेता पैदा कर रहे हैं। रामविलास शर्मा ने अभी आज उनका एक बयान में देख रहा था कि उन्होंने अपना बयान दिया कि भाई जो यशपाल मलिक है वो तो इलेक्शन लड़ना चाहता है। इस तरह के आरोप लगा करके बीजेपी के जो नेता हैं ये क्या संदेश देना चाहते हैं एक समाज को बिल्कुल अलग थलग करने का जो अविश्वास पैदा किया जा रहा है, इनको विश्वास पैदा करना पड़ेगा। बीजेपी की सरकार है, सेंटर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इनपुट इनके पास मिनट सेकंड के इनके पास आ रहे हैं, आईबी का इनपुट इनके पास है, सारी चीज जैसे हमारे रोहतास भाई ने भी फरमाया कि भाई मूर्तियां तोड़ी जा सकती हैं। ये जो बातें अब जैसे ढुल साहब अभी बता रहे थे कि फौज का खर्चा बताओ, ये किसान के बेटे, ये किसान कहां से फौज का खर्चा देगा? फौज का खर्चा दे तो सरकार दे। इस तरह की जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, जो धरना दे रहे हैं, शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं, 144 का डर दिखा करके कि तुम्हारी नौकरी को खराब कर दिया जाएगा, उनके सामने रोजगार का संकट पैदा करने के बाद उनको, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है उनके लिए, कि अब उनको ये डराया जा रहा है कि भाई आपको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। अविश्वास की जो धारणा पैदा कर रही है वो सरकार पैदा कर रही है। जी मनीष के बाद चलिए, मनीष सांगवान साहब, आपका क्या कहना है? क्या इस अविश्वास को दूर करने की कोशिश आपकी तरफ से हुई? सरकार की तरफ तो छोड़िए, आप अपनी बात बताएं। भाई सर, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इतना शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, हालांकि हम धरने का अभी समर्थन नहीं करते। सरकार की तरफ से ये किया जा सकता है, सिर्फ दो ही गुजारिश है कि एक तो जहां से ये आग भड़की थी, प्रकाश सिंह कमेटी जो कि हरियाणा सरकार ने नियुक्त की थी, उसमें आया है कि राजकुमार सैनी के बयान से कैसे स्नोबॉल होगी, एक चीज दूसरी चीज को करते रहे, वो अभी भी अपनी कार्रवाई नहीं कर रहे। वो आज की डेट में भी सीएम साहब अभी भी खुला घूम रहा है, सीएम साहब के साथ जनसभा में बैठे देखे जा रहे हैं। वो एक तो उन पे भी सख्ती से कार्रवाई की जाए, और जहां से ये सारा कार्य स्टार्ट हुआ था। और दूसरा, हम अभी भी गुजारिश करेंगे कि हरियाणा सरकार को कि जो कि अब कोर्ट में जो चल रहा है केस, उसमें पूरी अच्छी तरह पैरवी की जाए, और इसी विश्वास से और शेड्यूल 9 में जल्द से जल्द ये कानून। ठीक है, राजीव जेटली साहब, क्या कहना आखिर में आपका? ये अविश्वास जो है, ये दरअसल अविश्वास है कि सरकार को विश्वास नहीं है कि जाट नेता बोल तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रहे, कहीं हिंसक ना हो जाए, और जाट नेताओं को सरकार पर भरोसा नहीं हो पा रहा कि साहब इससे पहले भी तमाम सियासी पार्टियां झुनझुना देती रही हैं, फिर मिल जाए तो फिर दिक्कत है। बताएं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक दिया जलाकर रखा था हरियाणा प्रदेश में, अगर वो दिया बुझ जाता तो शायद बहुत सारे राजनीतिक दल कब के खत्म हो चुके होते। एक सेकंड सुन लीजिए, एक मिनट। वो दिया बुझ जाता तो राजनीति खत्म हो जाती।
मुद्दा ये है कि वो दिया भारतीय जनता पार्टी आकर बुझाने वाली है। ये खौफ इनमें बैठा हुआ है कि अगर जाट समाज का बच्चा समृद्ध हो गया तो ये राजनीति कैसे करेंगे। अब जब से हरियाणा बना है, मैं एक एक सरकार का बता सकता हूं, जाट एजिटेशन होते रहे। पहले वो एजिटेशन कभी नॉर्दर्न हरियाणा में होते थे, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद साउदर्न हरियाणा में हुए। हाँ, ऐसा उपद्रव नहीं हो पाया। जिस दिन कांग्रेस, सुन तो लीजिए, जिस दिन कांग्रेसी नेता बीच में कूदे उस दिन से आग लगनी शुरू। सुन तो लीजिए, जिस दिन लाल साहब आपके बीच में नहीं बोल रहा था, जिस दिन कांग्रेसी नेता इस एजिटेशन आग आप खुद लगा रहे हैं, आग लगनी शुरू आग आप खुद लगा रहे हैं, तभी तो लग रही है। को चिंगारी बनाकर जो प्रदेश को जलाने का काम कांग्रेस ने किया था, आप विश्वास कीजिए वो नेताओं ने आप सब लोगों के रोको, वक्त खत्म हो गया बहस का, वक्त खत्म हो गया। रोता छूटा सा बड़े संक्षेप में राजीव जी आपको रोक रहे, वक्त खत्म हो गया। बोलना चाहता हूं कि प्रदेश का हर युवा इतना समृद्ध होगा, हर समाज का, ताकि इनका दिया अच्छी बात है जल पाए। जी हुड्डा साहब, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त कम है क्योंकि आपका संगठन आंदोलन कर रहा है। आपकी अगली रणनीति संक्षेप में। जेटली जी अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जो नेताओं के बयान हैं उन पर भी अंकुश लगाइए। दूसरी बात यह है कि हरियाणा से शांतिप्रिय आंदोलन की शुरुआत हुई, दिल्ली में शांतिप्रिय धरने चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी धरने शुरू हो गए हैं और 10 तारीख तक पूरे देश के 13 स्टेटों में ये आंदोलन शांतिप्रिय तरीके से चलेगा। और हम हरियाणा के अपने जाट भाइयों से भी सभी छत्तीस बिरादरी के लोग जो धरने बैठे हैं, सबसे ये अपील करते हैं किसी की अफवाहों पर ध्यान ना दें और बिल्कुल शांतिपूर्ण अपने धरना चलाते रहें। और 12 तारीख के बाद अगर सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है तो उसके बाद आमरण अनशन पर भी होगा। हमारे पास लास्ट हथियार यही है कि हम शांति से सरकार से अपील करते हैं। तो चलिए, बड़ी बात उन्होंने कही है कि 12 तारीख तक अगर कहीं मुद्दा इनको रास्ते पर ट्रैक पर आती हुई बात नहीं दिखी तो आमरण अनशन तक जा सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही, और सबसे प्रदेश की जनता से यही अपील कि किसी के अफवाह में ना आए और किसी भी तरीके से शांति को बहाल रखना है। यह सबसे अहम प्रदेश के लिए है। बहरहाल आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल साहब आपका शुक्रिया, मनीष आपका शुक्रिया, रोता शुड्डा साहब आपका शुक्रिया, रविंद्र ढुल साहब आपका शुक्रिया, सुखवीर सिंह हुड्डा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहरहाल आज बड़ी बहस में इतना है, तो इजाजत, नमस्कार।